नमस्कार टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवार। चलिए रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मंत्री रेखा आर्य का कांग्रेस पर तीखा हमला, बोली उपचुनाव के लिए कांग्रेस करती है महिलाओं का इस्तेमाल। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने सितारगंज में निर्माणाधीन तहसील भवन का किया निरीक्षण। ब्रह्मखाल बाजार में खुली पड़ी नालियां बीमारियों को दे रही है न्योता, उत्तरकाशी प्रशासन भी साथ रहा चुप्पी। चंपावत में खाई में गिरी कार, 3 लोगों की मौत, एक महिला गंभीर रूप से घायल। चंपावत उपचुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस ने कमर कस ली है, लिहाजा दोनों पार्टियों के नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी के चुनाव को लेकर कैबिनेट मंत्रियों ने भी मोर्चा संभाल लिया है। चंपावत रवाना होने से पहले कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने उपचुनाव में कांग्रेस को महिला प्रत्याशी उतारने पर जमकर घेरा। रेखा आर्य ने कहा कि उत्तराखंड में कांग्रेस का इतिहास रहा है कि वो महिला प्रत्याशियों का मात्र उपचुनाव में ही उपयोग करती है, जबकि उन्हें पता होता है कि इससे महिला नेत्री या प्रत्याशी का राजनीतिक भविष्य भी संकट में आ सकता है। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि पिछले उपचुनावों की बात करें तो हर जगह कांग्रेस ने उपचुनाव में महिला प्रत्याशी को मैदान में उतारा है, जिससे उन महिला प्रत्याशियों के समय के साथ ही पैसे की बर्बादी भी देखने को मिलती है। कांग्रेस को अगर मातृशक्ति को मौका देना ही है तो मुख्य विधानसभा चुनाव में देना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है और कांग्रेस महिलाओं को मात्र चुनाव के लिए ही उपयोग करती है। सितारगंज पहुंचे कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने सितारगंज में निर्माणाधीन तहसील भवन और उप जिलाधिकारी के कार्यालय का निरीक्षण किया। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने उप जिलाधिकारी कार्यालय छोटा होने पर ठेकेदार और जेई को उप जिलाधिकारी कार्यालय को बड़ा करने के निर्देश दिए। वहीं कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने बताया कि लगभग 4 करोड़ रुपए की लागत से तहसील भवन तैयार हो रहा है, जिसमें तहसीलदार कार्यालय, उप जिलाधिकारी कार्यालय, साथ ही बताया कि तहसील भवन में मीटिंग हॉल, स्टाफ रूम, 2 मंजिला बिल्डिंग का निर्माण होना है। वहीं ड्राइंग में कुछ कमियां पाई गई थी, जिसको लेकर ठेकेदार और जेई को निर्देशित कर दिया गया है। नहीं है, थोड़ा सा ड्राइंग में प्रॉब्लम थी, हमने चेंजेस करने के लिए कहा है और जो हमारे डिपार्टमेंट के लोग हैं और जो ठेकेदार हैं उनको निर्देश दिए गए हैं कि टाइम लिमिट के अंदर इसको ख़त्म किया जाए। 23 जून इसकी लास्ट डेट ऑफ कम्प्लीशन है और 23 जून 2023 इनकी लास्ट डेट है कम्प्लीशन की। तो यही मैंने आदेश दिए हैं कि इसको जल्द से जल्द कंप्लीट किया जाए, क्वालिटी अच्छी रखी जाए और जो कुछ चेंजेस हमने यहाँ पर प्रस्तावित किए हैं उसको करवा के जल्द से जल्द इसको कंप्लीट किया जाए। पूरा निर्धारित नक्शा है, 4 करोड़ रुपये की लागत से पूरी बिल्डिंग बन रही है और इसमें एसडीएम रूम से लेकर 2 स्टोरी है, कोई एक स्टोरी नहीं है। तो इसलिए आपको भी इसलिए छोटी लग रही होगी क्योंकि आपको सिर्फ नीचे का पार्ट दिख रहा है। इसके ऊपर एक और स्टोरी आएगी, उसमें एसडीएम रूम से लेके एसडीएम कोर्ट से लेके तहसीलदार रूम, तहसीलदार कोर्ट, नायब तहसीलदार का कोर्ट है, उसके रूम्स हैं। यहाँ पर एक हॉल है बहुत बड़ा अधिकारियों की मीटिंग के लिए, रिकॉर्ड रूम्स हैं। तो एक बार बन के जब बिल्डिंग तैयार होगी तो आवश्यकता के हिसाब से एकदम ठीक है। विकासखंड मुंशियारी में जोहार क्लब द्वारा आयोजित वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता के समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में आने के आमंत्रण पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी सहमति दे दी है। 13 जून से 16 जून के बीच एक दिन मुख्यमंत्री हिमनगरी की खूबसूरत वादियों में आएंगे। इतना ही नहीं, सीएम रात्रि विश्राम भी इन वादियों में ही करेंगे। सन 1956 से लगातार बिना किसी सरकारी मदद के जोहार क्लब द्वारा खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आमंत्रण देने के लिए मुंशियारी से 650 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद देहरादून पहुंचे प्रतिनिधि मंडल ने क्षेत्रीय विधायक हरीश धामी की मौजूदगी में बुधवार की शाम को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। चंपावत से भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी और प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा सत्ता का दुरुपयोग और आदर्श आचार संहिता का लगातार उल्लंघन किया जा रहा है। राजनीति से प्रेरित होकर कैबिनेट फैसलों के बहाने चुनावी पुलाव परोसे जाने की शिकायत लेकर कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी जितेंद्र कुमार को ज्ञापन सौंपा। जन संघर्ष मोर्चा अध्यक्ष और जीएमवीएन के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि सरकार द्वारा अंत्योदय परिवारों को 1 वर्ष में 3 गैस सिलेंडर यानी गैस मुफ्त देने को कैबिनेट में हरी झंडी दी गई है, जो कि सराहनीय कदम तो है, लेकिन वास्तविक बीपीएल परिवारों के साथ नाइंसाफी है। नेगी ने कहा कि आज भी प्रदेश में हजारों परिवार ऐसे हैं जो अंत्योदय की श्रेणी में है, लेकिन कई कारणों से वो परिवार बीपीएल में दर्शाए गए हैं, जिनको चिन्हित किया जाना बहुत जरूरी है। गैस के दामों में बेतहाशा वृद्धि के कारण अत्यधिक गरीब बीपीएल परिवार गैस खरीदने में असमर्थ है, जिस कारण से खाली गैस सिलेंडर घर की शोभा बढ़ाने मात्र के लिए रह गए हैं। मोर्चा सरकार से मांग करता है कि प्रदेश के वास्तविक बीपीएल परिवारों को भी मुफ्त गैस सिलेंडर मुहैया कराया जाए या विशेष सब्सिडी देकर उनका चूल्हा जलाएं। दरअसल कल सरकार ने कैबिनेट के माध्यम से जो अंत्योदय परिवार हैं उनको 1 साल में 3 गैस सिलेंडर मुफ्त देने की जो योजना उसको हरी झंडी दी है। हमारा कहना है कि ये सराहनीय कदम तो हो सकता है, लेकिन प्रदेश की जो हजारों वास्तविक बीपीएल पात्र हैं उनके परिवारों का क्या होगा, जिनके चूल्हे कई महीनों से ठंडे पड़े हैं,
गैस के सिलेंडर, जो खाली सिलेंडर घर की शोभा बढ़ा रहे हैं। तो हमारा सरकार से यही कहना है कि कई ऐसे परिवार हैं जो वास्तविक रूप से अंत्योदय परिवार की श्रेणी में आते हैं, लेकिन उनका चिन्हांकन नहीं हो पाया। और अगर सरकार गरीबों को कुछ देना चाहती है, इनके चूल्हे जलाना चाहती है, तो सरकार को नए सिरे से जो बीपीएल के वास्तविक बात है, बहुत गरीब हैं, जो कि झोपड़ी में रह रहे हैं, आज भी 2 वक्त की रोटी से मोहताज हैं। 2 वक्त की रोटी का मतलब ये नहीं है कि गेहूँ चावल सरकार ने दे दिया, उसके साथ नमक है, मिर्च मसाले, तमाम चीज़ें हैं। तो इसमें जब तक सरकार इन तमाम जो हमारे बीपीएल पात्र हैं वास्तविक रूप से उनको अगर महीने में या 2-3 महीने में जैसी भी व्यवस्था कर सकती है, उनको मुफ्त का सिलेंडर देना चाहिए। नहीं तो विशेष तौर पे एक विशेष रियायत के माध्यम से उनको सब्सिडी दे, जिससे उनके चूल्हे भी जलते रहे, तब जाके जो सरकार की योजना है जब ये फलीभूत हो सकती है। तो जनसंघर्ष मोर्चा का इसमें यही कहना है कि सरकार इस विषय पे, हमारा जो प्रस्ताव है जनसंघर्ष मोर्चा का, कि उनको या तो विशेष सब्सिडी दे या उनको भी जैसी योजना अंत्योदय परिवार को दी है उसी तरह की, उसी तर्ज पे उनको भी सिलेंडर मुफ्त। मां गंगा के दर्शन के लिए गंगोत्री धाम और यमुनोत्री धाम में श्रद्धालुओं की काफी अच्छी संख्या देखने को मिल रही है। मां गंगा के कपाट खुले हुए 9 दिन हो चुके हैं। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में यात्रा पर आए श्रद्धालुओं की संख्या 1 लाख से ऊपर हो चुकी है। पिछले 2 वर्षों से कोरोना काल के चलते श्रद्धालु मां के दर्शन नहीं कर सके, वो इस बार सभी धामों के दर्शन कर रहे हैं। 2022 आते कोरोना के प्रकोप से काफी निजात मिल चुकी है, जिस कारण श्रद्धालु काफी संख्या में मां गंगा के दर्शन करने गंगोत्री धाम पहुँच रहे हैं। मां गंगा के दर्शन करने आए श्रद्धालुओं के आने से लोकल व्यवसायी से लेकर सभी अन्य लोगों को इसका लाभ मिलता दिख रहा है। जय मां गंगे। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आजकल गंगोत्री धाम में तीर्थ यात्रियों की संख्या में काफ़ी इजाफा देखने को मिल रहा है। दिन ब दिन तीर्थ यात्रियों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है तीर्थ यात्रियों के अंदर। और विगत 2 वर्षों से लॉकडाउन और कोरोना की जो हो रही महामारी रही, उसके बाद अचानक यात्रियों के अंदर एक बड़ा उत्साह देखने को मिल रहा है और तीर्थ यात्री बड़े उत्साह के साथ मां गंगा के गंगोत्री धाम में पूजा अर्चना एवं दर्शन का लाभ उठा रहे हैं। गंगा मैया की नमस्कार। मैं यूपी कानपुर से हूँ। मैं ग्रुप पूरा यहाँ पे घूमने आया है, 4 धाम के दर्शन के लिए करने आया है। अभी हम लोग यमुनोत्री करके गंगोत्री में आए हैं। यहाँ पे हमने अच्छे से दर्शन किया है, पूजा किया, अर्चना किया है। सारी व्यवस्थाएं बहुत अच्छे से हैं। हम सभी बंधु भाई से अनुरोध करते हैं वो भी यहाँ या माता का आशीर्वाद लें। बोलो गंगा मैया की जय। कल निरोगी भारत ट्रस्ट और आर्ट ऑफ लिविंग के सहयोग से IMA ब्लड बैंक चक्राता रोड देहरादून में ब्लड डोनेशन कैंप चलाया गया। यहाँ रक्त थैलीसीमिया मरीजों के जीवन को बचाने के लिए दिया गया। थैलीसीमिया एक ऐसी बीमारी है जिससे मरीजों को हर दिन खून चढ़ाना पड़ता है। Activity to come and donate blood क्योंकि it's a very good feeling। ब्लड डोनेट करके बहुत अच्छा फील होता है, इससे लोगों की हेल्प होती है और बस एक बार ऐसी सेवा करनी चाहिए। अल्मोड़ा जिलाधिकारी वंदना सिंह की अध्यक्षता में नवीन कलेक्ट्रेट के सभागार में वन भूमि हस्तांतरण के संबंध में समीक्षा बैठक आहूत की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि वन भूमि हस्तांतरण के जो भी प्रकरण हैं, उन पर सभी अधिकारी गंभीरता के साथ कार्य करें ताकि कोई भी सड़क वन भूमि हस्तांतरण के कारण लंबित न रहे। देहरादून में MDDA की कारगुजारियां किसी से छुपी नहीं है। ऐसा ही विकासनगर में भी देखने को मिला, जहां न्यायालय के स्टे के बावजूद MDDA की टीम ने एक निर्माणाधीन व्यवसायिक भवन के एक हिस्से को ढा दिया। आपको बता दें कि पचफातून क्षेत्र में इन दिनों धड़ल्ले से न केवल बिना MDDA से मानचित्र पास करवाए आवासीय और व्यवसायिक भवन निर्माण किए जा रहे हैं, बल्कि बागान और कृषि भूमियों पर अवैध प्लांटिंग की जा रही है, जिस पर MDDA सिर्फ नोटिस भेजने को सेटलमेंट के नाम पर काउंसलिंग करने तक ही सीमित रह गया है। मगर क्षेत्र में पहली बार MDDA की टीम बिना MDDA मानचित्र पास करवाए निर्माणाधीन व्यवसायिक भवन के ध्वस्तीकरण की कार्यवाही को अंजाम देने पहुंची। लेकिन दिल्ली यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग से लगते हुए व्यवसायिक भवन की ध्वस्तीकरण की कार्यवाही के दौरान उस वक्त हंगामा खड़ा हो गया जब भवन स्वामी ने इस कार्यवाही का विरोध किया और MDDA अधिकारियों पर 5 लाख रुपए रिश्वत मांगने का आरोप लगाया। साथ ही आरोप लगाया कि न्यायालय से स्टे होने और विभाग में कंपाउंडिंग की अपील होने के बाद भी इस कार्यवाही को अंजाम दिया गया। हालांकि बाद में न्यायालय के स्टे के कागज दिखाए जाने के बाद इस कार्यवाही को रोक दिया गया। वहीं दूसरी ओर अचानक हुई कार्यवाही को लेकर विभागीय अधिकारी मीडिया के सवालों से बचते हुए नजर आए, लेकिन उन्हें फिर भी मीडिया के सवालों पर जवाब देना पड़ा। जहां MDDA के सहायक अभियंता दिग्विजय सिंह ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को सिरे से नकार दिया। उन्होंने कहा कि उन पर जो आरोप लगाए गए हैं वो सब बेबुनियाद है। साथ ही उन्होंने कहा कि वो लोग नियमानुसार ध्वस्तीकरण की कार्यवाही को अंजाम देने पहुंचे थे। फिलहाल कोर्ट के आदेश देने के बाद कार्यवाही को रोक दिया गया है। ये ध्वस्तीकरण के आदेश दिए गए थे, जिसके अनुपालन में कार्रवाई की जा रही थी। अभी भी हमें ज्ञात हुआ है कि ये कमिश्नर साहब के यहाँ से कुछ आदेश आया है, तो इसके अनुपालन में हम अभी रोक रहे हैं।
अब जैसा हमें आदेश मिलेगा हम उसी के अनुसार अच्छा कार्रवाई ये बताएं सर कि विकास नगर में भी हैं कहीं इलीगल जो कंस्ट्रक्शन? नहीं देखिए कितनी कार्रवाई की है अभी नहीं तक? सुनिए, विकास नगर में जो भी हमें जो भी हमारे संज्ञान में आता है हम उनका चालान करते हैं। चालान करने के बाद उसकी कार्रवाई होती है जैसे जैसे आदेश हो रहा है। अभी हमने शिमला बाईपास पे जो अवैध प्लाटिंग थी हमने उसका 40 बीघा एक जगह 30 बीघा एक जगह हमने कार्रवाई की है। अभी हमने कुछ दुकानों को भी सील किया है। तो जैसे जैसे हमें आदेश मिलेगा हम तो आदेश का पालन सर करेंगे। इन्होंने आरोप लगाया हमने 5,000 की रिश्वत मांगी इनसे। सुनिए 5 लाख अगर रुपए सुनिए किसी का काम नहीं होता है तो कुछ भी रिश्वत लगाना ये लोकतंत्र है, कोई कुछ भी कह सकता है। अगर इनसे आज तक हमारी अगर ये कहते हैं कि हमारी कोई मुलाकात हो कोई बात हो कोई बात नहीं है। उल्टे ये हमारे पे दबाव बना रहे थे कि इनके खिलाफ कार्रवाई न की जाए क्योंकि ये गलत है। ये हमारे पे दबाव बनाने के लिए झूठे लिखा जा रहा है। इन्होंने आपको डॉक्यूमेंट दिखाया उसमें क्या लिखा गया? उसमें डॉक्यूमेंट में लिखा है कि अगर ये नाले पे नहीं बना है तो इसका कंपाउंड कर लिया जाए। कहीं अभी तोड़ने का के संबंध में अभी कुछ लिखा नहीं है। ये मतलब न किया जाए, लेकिन फिर भी हमने मानवीय आधार पे हमने उसका मैं उनसे कहता हूँ कि मुझे जरा व्हाट्सएप पे दे दें ताकि मैं उसका मतलब अध्ययन कर लूँ। सर इसकी कार्रवाई रुकवा दी आपने? अभी बोल दिया था रुकवा दिया। अच्छा ये जो विकास नगर में अन्य जगह भी है इलीगल कंस्ट्रक्शन? देखिए जैसे आदेश होगा हम आदेश की कार्रवाई अनुपालन आपका करेंगे। नाम और आपका पद? नाम क्या? मैं दिग्विनाथ तिवारी सहायक अभियंता बंसीपुर। सर मैंने इस पर स्टे ले रखा है और कंपाउंड में नक्शा भी डाल रखा है। सर यही साहब को मैंने बोला भी कि जी 10 मिनट रुक जाओ, मुझे 10 मिनट का टाइम नहीं दिया जा रहा। सर इन्होंने मुझे बोला था कि मुझे 5 लाख रुपए दे दो मैं इसको रुकवा दूंगा। 5 लाख यही साहब ने मुझे बोला है कि अगर आप मुझे 5 लाख रुपए दे देते हो मैं इसको रुकवा दूंगा। सर मेरे पास पैसे नहीं हैं। सर मैंने लोन लेके पता नहीं कैसे कैसे करके ये बनवाया है और हरपटपुर में बिल्कुल मेन रोड पे पता नहीं कितनी बिल्डिंगें ऐसी हैं जो बिना नक्शे के बनाई जा रही है और वो सब पैसे ले दे के उनका काम हो रहा है। मैंने अगर पैसे नहीं दिए तो मेरी बिल्डिंग को ध्वस्त किया जा रहा है। सर मैंने लोन लेके पता नहीं कैसे करके ये बिल्डिंग बनाई है। कहाँ पे लिए? ये दुकान के लिए थी, काय के लिए थी? क्या चीज़? जो आपने बिल्डिंग खरीदी है? ये सर मैंने दुकान के लिए मैं इसको दुकान बना रहा था तो मेरे पास में दुकान रेंट पे है, वो मुझे खाली कराने के लिए बोल रहे हैं और मैं इसको बना रहा था तो नक्शे में इसमें टाइम लग रहा था तो हमने कंपाउंड में नक्शा भी डाल दिया और स्टे भी ले लिया और यही साहब को बता भी दिया कि हमारे पास स्टे है, आप 10 मिनट रुक जाओ। वो कह रहे हैं हम 1 मिनट का भी समय नहीं देंगे। वो कह रहे हैं अगर तुम हमें 5 लाख रुपए देते हो तो हम इसको रुकवा देंगे, अगर नहीं दोगे तो इसको ध्वस्त करा देंगे। वो कह रहे कि आपने नक्शा पास नहीं कराया। नहीं वो ये कह रहे थे कि आपने अवैध बनाया है कि आप 5 लाख रुपए दो तो मैं इसको रुकवा दूंगा। जी रुकवाने के 5 लाख रुपए मांगने हैं सर मेरे से। सर मैं तो ये चाहता हूँ मेरी बिल्डिंग रुक जाए। मैं 10 मिनट का भी अगर मुझे टाइम दिया जाए तो वकील साहब कह रहे हैं कि मैं आपको व्हाट्सअप कर रहा हूँ स्टे की कॉपी उनके पास है। कमिश्नर साहब भी कह रहे हैं बात करने के लिए, या उनसे भी बात करने के लिए तैयार नहीं है। जिससे भी बात करानी चाह रहा हूँ किसी से बात करने के लिए तैयार नहीं है ये लोग बिल्कुल। उत्तरकाशी जनपद और यमुनोत्री धाम का पहला पड़ाव ब्रह्मखाल बाजार में सड़कों और बाजार के दोनों तरफ खुली पड़ी नालियों में कूड़े कचरे का अंबार लगा हुआ है, लेकिन संबंधित विभाग और उत्तरकाशी प्रशासन देखते हुए भी मूक दर्शक बना हुआ है। आपको बता दें कि 4 धाम यात्रा सड़क परियोजना में ब्रह्मखाल बाजार की दोनों तरफ जो नालियां बनी हुई है उन पर अभी तक अधिकांश जगहों पर ढक्कन नहीं रखे गए हैं और ये नालियां कूड़ादान बनी हुई है। कूड़ा और पानी की खाली बोतलें और शराब की खाली बोतलें एकत्रित होने की वजह से इन नालियों में बरसात का पानी के साथ कचरा जमा हो गया है, जिससे काफी बदबू आने लगी है और बाजार का वातावरण दूषित होने के साथ ही अनेक बीमारियों को भी न्योता दे रहा है। लेपार्ट चैनल का धन्यवाद करता हूं। ब्रह्मखाल में क्या पूरे 4 धामे ऑल वेदर रोड का काम चल रहा है और यहां पर ब्रह्मखाल में हमारे साथ इतना सौतेला व्यवहार हुआ है इन व्यापारी लोगों के साथ कि मकान भी टूटे, चलो भाई रोड नहीं बनना था वो टूटे। आज तक कम से कम 3 साल हो गए मैं भूख हड़ताल पे भी बैठा हूँ। जब इसकी स्थिति मैंने देखी तो भूख हड़ताल मुझे बैठना पड़ा और उसके बाद इस रोड पे पेंडिंग हुई है। मुझे आश्वासन मिला कि ये क्लियर हो जाएगा। दोनों तरफ नाली बन चुकी है और नालियों के ऊपर कोई ढक्कन नहीं है। जो कबाड़ रोडों से जो मतलब बच वो है वो सड़कों पे दिखाई दे रहा है। और हमारे ब्रह्मखाल में 2 शौचालय थे और दोनों शौचालय ऑल वेदर रोड से उससे ध्वस्त हो गए हैं। और इधर हमारी भारत सरकार बोलती है कि ये हमारा स्वच्छ भारत है। ब्रह्मखाल की स्थिति ये है कि यहाँ पर हमारी माता बहनें गाँव से आ रही और बच्चों को खड़े करके और तब हमारी माता बहनें बाथरूम कर रही है। ये हम लोगों के साथ हुई है, देखने वाले विषय है। दोनों शौचालय की जगह जहाँ पर थे वहीं पर हम ये नहीं बोले कि कहाँ गए, वहीं पर शौचालय को शिफ्ट होना चाहिए था।
पर आज तक हमने डीएम साहब को भी इसमें ज्ञापन दिया है, डीएम साहब ने भी कोई संज्ञान में कोई बात नहीं ली थी 22 तारीख का, और 10 तारीख तक मेरा इसमें अल्टीमेटम था। और पीएम साहब को भी मैंने उनकी कॉपी भी दी कि ये तुम्हारी कॉपी है। पीएम साहब ने मुझे टाइम दिया था कि मैं इसको क्लियर करवा रहा हूँ तुरंत। आज तक ये कोई भी 12 तारीख हो चुकी है, आज तक कोई भी काम यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा। ये देखने वाली बात मैं आपसे भी चैनल माध्यम से भी कहना चाहता हूँ कि इन नालियों का स्थिति भी देखा जाए। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड द्वाराहाट में वन विभाग ने ग्रामीणों को जागरूक किया। द्वाराहाट की ग्राम सभा मल्ली मिरई के पंचायत भवन में भूमि संरक्षण रानीखेत में वनाग्नि सुरक्षा गोष्ठी का आयोजन किया गया। वहीं वनों को आग से बचाव, गर्मी के मौसम में पहाड़ वनाग्नि से धधक रहे हैं, ग्रामीणों से वन विभाग का सहयोग करने के लिए जागरूक किया। मंगलोर कस्बे में बिजली विभाग की टीम ने बिजली चोरी को रोकने के लिए छापेमारी की, जिसमें काफी घरों में बिजली चोरी करते हुए मिले। वहीं विजिलेंस टीम कार्यवाही करते हुए बिजली चोरी करते घरों से बिजली के कनेक्शन काट दिए। आपको बता दें कि उत्तराखंड में गर्मियों के दिनों में बिजली संकट पैदा हो जाता है और बिजली की खपत बढ़ जाती है। वहीं दूसरी ओर बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ शिकायतें भी मिलने लगती है। उसी को ध्यान में रखते हुए देहरादून विजिलेंस टीम ने मंगलौर कस्बे में बिजली चोरी करने वालों पर छापेमारी की, जिसमें ज्यादा घरों में लोग बिजली चोरी करते हुए मिले। वहीं विजिलेंस टीम ने बिजली चोरी कर रहे लोगों के खिलाफ कार्यवाही करते हुए बिजली के कनेक्शन काट दिए। सूचना मिलती कि चोरियां हो रही है, एजेंसी ऑफिस तो नहीं जाना, इसलिए आज हम यहाँ पे कर रहे हैं। इसका लगभग कहीं भी आज पर डे की हम लोग की प्रक्रिया है। आज यहाँ दूसरे दिनों का जहाँ भी सूचना मिलेगी हम चले जाते हैं। श्री गुरु रामराय विश्वविद्यालय के कॉलेज ऑफ नर्सिंग में अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। नर्सिंग स्टाफ ने एक दूसरे को इस सेवा पर्व की शुभकामनाएं दी और एक दूसरे की हौसला अफजाई की। अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग डे के अवसर पर लैंप लाइटनिंग की गई और ओथ टेकिंग सेरेमनी हुई। हर वर्ष फ्लोरेंस नाइटिंगेल की याद में दुनिया भर में नर्सिंग डे मनाया जाता है। नर्सिंग छात्र छात्राएं लैंप लाइटनिंग कर उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं और नर्सिंग पेशे के प्रति शपथ लेते हैं। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार।